हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बिजनेस मॉडल एनालिसिस में समझेंगे ब्रोकिंग बिजनेस के बारे में। बेसिकली जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। जो भी हम एक्सचेंजेस पे शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, वो एक ब्रोकिंग बिजनेस के थ्रू करते हैं। और जो भी एक्टिविटी हम करते हैं एफएनओ की या ट्रेडिंग की, वो सारी की सारी किसी ना किसी शेयर ब्रोकर के थ्रू होती है। और आज के टाइम पे पिछले कुछ सालों से सारे का सारा जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन हो चुकी है, और सारा ब्रोकिंग बिजनेस जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मूव कर चुका है। और स्पेशली जीरोधा के बाद, जो जीरोधा ने अपनी ऐप लॉन्च करी थी, उसके बाद सारा का सारा ये जो एक डिस्काउंट ब्रोकिंग बोलते हैं, जिसमें कि ब्रोकरेजेस बहुत कम है, बट सारा का सारा एक वॉल्यूम गेम बन चुका है। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा होती थी। ब्रोकर्स काफी हाई परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज लेते थे किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए। बट सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद आज के टाइम पे जो ब्रोकरेज होती है वो पर ऑर्डर ब्रोकरेज या एक क्लाइंट के लिए जो ब्रोकरेज है बहुत कम हो गई है। और स्पेशली जीरोधा ने जो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, ऐप पे कर दिया, उसके बाद सभी कंपनीज ने अपने ऐसे ऐप लॉन्च कर दिए हैं। और बहुत सारी नई कंपनीज आ चुकी हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग में। और ये सभी की सभी रन कर रही हैं एक हाई वॉल्यूम गेम पे। क्योंकि पर ऑर्डर ब्रोकरेज अब बहुत कम हो चुका है। सेबी भी इसमें कुछ लिमिट्स लगा के रखता है। जो 20 साल पहले बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज होती थी, उस पर तो ऑलरेडी सेबी ने भी काफ़ी लिमिट्स लगा दी हैं। बट आज के टाइम पे कंपटीशन होने की वजह से और एक लार्ज क्लाइंट बेस होने की वजह से और सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से पर ऑर्डर ब्रोकरेज बहुत कम हो गया है। और सारा का सारा गेम हो गया वॉल्यूम गेम्स। जो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स अपने पास लेके आएगा, उसको टोटल ब्रोकरेज उतनी ज़्यादा मिलेगी। और उसकी वजह से हर कोई अपना क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में ही लगा रहता है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी ब्रोकिंग बिजनेस को, ब्रोकरेज कंपनी को एनालाइज करना है, तो सबसे पहले आप उसका रेवेन्यू जो ब्रेकअप है उसको समझिए। क्योंकि अगर एक प्योर ब्रोकरेज कंपनी है, उसके दो मेन रेवेन्यू सोर्स होते हैं। एक तो होता है जो ब्रोकरेज उसको मिलती है, जो 50, 60, 70% तक उसके टोटल रेवेन्यू का पार्ट हो सकती है। बट एक दूसरा मेजर सोर्स भी इनकम उसका होता है, जिसको ही बोलते हैं कि इंटरेस्ट इनकम होती है। जो कि वो मार्जिन पे ट्रेडिंग करना अलाउ करती है किसी भी कस्टमर को, जो उसको आप मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली आपको अगर 100 रुपए के शेयर खरीदने हैं, तो आपको पूरे 100 रुपए अपने लगाने की जरूरत नहीं है। आप 30% या 50% अपना पैसा लगाइए। बाकी एज अ लोन ब्रोकर आपको दे देगा पैसा शेयर खरीदने के लिए। उसके अगेंस्ट वो आपसे शेयर्स गिरवी रख लेगा, शेयर्स एज अ प्लेज ले लेगा। और वो जो पैसे आपको देगा, उस पर वो कुछ मंथली इंटरेस्ट आपसे लेगा, 1, 2, 3% तक। तो ये जो वो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए फंड आपको देते हैं, ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ एक रेवेन्यू होता है उनके लिए। तो एक ब्रोकर कंपनी जो प्योरली सिर्फ ब्रोकरिंग का काम कर रही है, उसके दो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एक तो ये ब्रोकरेज, जो भी वो अपना कट लेते हैं किसी शेयर को बेचने खरीदने एफएनओ ट्रेडिंग में, प्योर ब्रोकरेज जो होती है। और दूसरा होता है ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वो लोग देते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो ये जो मार्जिन ट्रेडिंग बुक पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ये एक तरीके से पूरी तरीके से एक एनबीएफसी तरीके का बिजनेस है। क्योंकि वो आपको एक लोन दे रहे हैं, लोन के अगेंस्ट शेयर्स आपके प्लेज किए हुए हैं, आप इंटरेस्ट देते रहेंगे, तो उनकी इनकम होती रहेगी। और कभी आपका अगर इंटरेस्ट देने की एबिलिटी नहीं रही, या फिर आपके शेयर्स बहुत ज़्यादा रेट में गिर गए, तो उनके पास राइट होता है कि आपके शेयर्स बेच के वो अपना जो मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी आपको दी हुई है, वो पैसे आपसे वापस ले लें। तो एक तरीके से कुछ हद तक ये सिक्योर्ड लोन भी कह सकते हैं आप। बट शेयर सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो उतना सेफ भी नहीं है। तो ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं। बट अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में, हर ब्रोकर कंपनी, जितनी भी मेजर ब्रोकर कंपनीज हैं, जैसे कि जो लिस्टेड हैं, ग्रो, एंजल वन, 5पैसा, आईएफएल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज लिस्टेड है, और कुछ नॉन लिस्टेड भी हैं जीरोधा टाइप की। सबकी सब ट्राई कर रही हैं कि प्योर ब्रोकरेज के अलावा और भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स में जाया जाए। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स बेचना, या कुछ एसआईपीज कराना, या फिर क्रॉस सेलिंग करना, इंश्योरेंसेस बेचना, दूसरे छोटे बैंक्स की एफडी बेचना, और या फिर वेल्थ मैनेजमेंट करना। तो इस टाइप के बहुत सारे चीज़ें करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ब्रोकरेज बहुत सिक्लिकल बिजनेस है, और इसमें जो पैसा है वो जब मार्केट अच्छा चलता है तो बनता है। जब मार्केट डाउन होता है तो ऑर्डर्स कम लगने शुरू हो जाते हैं। तो इनको और रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी चाहिए। और हर कोई डाइवर्सिफाई कर रहा है कि वो प्योर ब्रोकरिंग फर्म ना रहे, और इस टाइप की अलग अलग फर्म्स में, अलग अलग टाइप के बिजनेस में एक्सपैंड करें। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोतीलाल ओसवाल, जो कि एक ब्रोकर फर्म से स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले, और आज के टाइम में वो सब कुछ करता है। वेल्थ मैनेजमेंट मैनेजमेंट से लेके अपनी उनकी एएमसी है, इसमें म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हुए हैं, और इंश्योरेंसेस बेचना, सब कुछ क्रॉस सेलिंग करता है वो। और एक पूरा वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी बन चुका है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड।
तो हर ब्रोकर कंपनी अल्टीमेटली ट्राई कर रही है आज के टाइम में कि वो इसी तरीके से एक्सपेंड करे और बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में जाए। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी ब्रोकर कंपनी को एनालाइज करें तो यही समझिए कि उसका टोटल रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, कितना परसेंट उसका ब्रोकरेज से आ रहा है और कितना नॉन ब्रोकरेज इनकम से आ रहा है, और नॉन ब्रोकरेज इनकम में भी कितना ये मार्जिन ट्रेडिंग की बुक से आ रहा है, और कितना और अलग अलग टाइप की जो चीज़ें हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करना, प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग करना, इन सब से म्यूचुअल फंड बेचना, इंश्योरेंसेस बेचना, इन सब से कितना आ रहा है। और फिर जब वो ब्रोकरेज में जो उसका पोर्शन है इनकम का, उसमें भी आप समझिए कि कितना पोर्शन एफएनओ से आ रहा है और कितना नॉन एफएनओ जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या शेयर्स का खरीदना बेचना, उससे आ रहा है। क्योंकि देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफएनओ सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटिव पोर्शन ऑफ द इनकम है और सबसे ज़्यादा सिक्लिकल है। और जब मार्केट अच्छा करता है तो एफएनओ इनकम अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए। और जब मार्केट डाउन डाउन होता है या कंसोलिडेशन के फेस में होता है या फिर चॉपी होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोग एफएनओ में पैसा खोते हैं और फिर वो ट्रेडिंग कम कर देते हैं या बहुत बंद कर देते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप आज से साल 2 साल पहले देखेंगे तो एक बुल रन चल रहा था 1 साल पहले तक, और काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा था, तो हर किसी के एफएनओ का बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था। और जब से ये कंसोलिडेशन का फेस आया है, पिछले 1 साल से मार्केट भी काफ़ी चौपी है, तो एफएनओ के रेवेन्यूज बहुत कम हो गए हैं सारी ब्रोकरेज कंपनीज के। और जैसे आप एग्जांपल लें, एंजल वन जो एक कंपनी है जिसका आज से 1.5 साल 2 साल पहले तक जो टोटल ब्रोकरेज बिजनेस था, उसका 70% इवन 80% तक जो इनकम है वो एफएनओ से होती थी। बट आज के टाइम पे आप उसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, इनफैक्ट इस क्वार्टर के रिजल्ट्स जस्ट अभी आए 1-2 दिन पहले, उसको देखेंगे तो मुश्किल से 45-50% इनकम आज के टाइम पे एफएनओ से हो रही है। और गवर्नमेंट ने भी कुछ 1 साल पहले रूल्स अपने को चेंज किए हैं, सेबी ने, जिसमें एफएनओ के ऊपर कुछ कुछ लिमिटेशंस लगा दिए हैं, ब्रोकरेज के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगा दिए हैं, और किस तरीके से ब्रोकरेज कंपनीज एफएनओ को प्रमोट करती हैं उस पर भी काफ़ी कुछ रेगुलेटरी लिमिटेशंस लगाई हैं। उसकी वजह से एफएनओ ट्रेडिंग का जो पोर्शन है वो कम हो गया है, और मार्केट भी डाउन है, इस वजह से भी एफएनओ ट्रेडिंग कम हो रही है। तो एफएनओ का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम हो गया है हर कंपनी का, इंक्लूडिंग एंजल वन जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो देखिए सबसे पहले आपको ये रेवेन्यू मिक्सअप समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्रोकरेज कंपनी का, क्योंकि इससे आप समझेंगे कि वो क्या डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है, और मार्जिन ट्रेडिंग कितना कर रही है, और एफएनओ का पोर्शन कितना है, क्योंकि जितना एफएनओ का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रिस्की है और सबसे ज़्यादा वो वॉलेटाइल है। जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा एफएनओ रेवेन्यूज बहुत कम होते जाएंगे। तो जितना ये बड़ी कंपनी अगर है और रेवेन्यू एफएनओ का पोर्शन अगर कम है तो उसमें सिक्लिकलिटी कम है और उसमें एक चॉपीनेस कम रहेगी उसके रेवेन्यूज में। बट एफएनओ का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये तेजी से बढ़ेगा भी। अब इसके अलावा कुछ टर्म्स आपको समझने बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी ब्रोकरेज कंपनी को एनालाइज करें। तो सबसे पहले आपको उसका क्लाइंट बेस देखना है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, ब्रोकरेज आज के टाइम पे एक पूरा वॉल्यूम गेम बन चुका है और आपके पास एक लार्ज क्लाइंट बेस होना बहुत जरूरी है। तो आपको हर क्वार्टर ट्रैक करना है कि क्लाइंट बेस उसका कितना बड़ा है और कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं, क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है, कि बहुत सारे लोगों ने डीमेट अकाउंट खोल के रखा हुआ है, बट अगर वो लोग कुछ खरीद बेच नहीं रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज कंपनी को कोई फायदा नहीं है। तो एक्टिव क्लाइंट बेस का मतलब होता है कि जो क्वार्टर की बात हो रही है उस क्वार्टर में कितने लोगों ने एक्चुअली में कुछ ना कुछ ट्रेड किया है, कुछ ऑर्डर्स लगाए हैं उस ब्रोकरेज कंपनी पे। तो टोटल क्लाइंट बेस और एक्टिव क्लाइंट बेस दोनों आपको ट्रैप करने हैं। उसके बाद है न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, जो कि ग्रॉस क्लाइंट भी हो सकता है और नेट क्लाइंट भी होता है, कि टोटल कितने आए और जितने चले गए उसका नेट हो गया, और ग्रॉस होता है कि टोटल कितने आए। तो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इंडिया का मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है। हर क्वार्टर में हर मंथ नए लोग इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं। तो नया क्लाइंट एक्विजिशन कितना कर रही है कंपनी, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना नया क्लाइंट एक्विजिशन होगा, मार्केट शेयर अगर ग्रो करना है उस कंपनी को या अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करना है, तो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ऐसा नंबर है जो आपको हर क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रैक करना है और कंपेयर करना है डिफरेंट कंपनीज में, कि न्यू क्लाइंट एक्विजिशन कैसा जा रहा है। और ब्रोकरेज इस टाइप का बिजनेस है कि इसमें आप ईयर ऑन ईयर तो खैर देखेंगे ही, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खासतौर पे अगर एक साइकिल का बॉटमिंग आउट हो रही है और एक न्यू साइकिल की तरफ जा रहा है मार्केट, या फिर इंक्रीज हो रहा है या डाउन जा रहा है, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर हर क्वार्टर ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि अब जो है क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, घट रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का हो रहा है। तो देखिए टोटल क्लाइंट, एक्टिव क्लाइंट एक पहला मैंने पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट था न्यू क्लाइंट एक्विजिशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इसका मतलब है कि लास्ट जो क्वार्टर गया उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स उस ब्रोकरेज फर्म को आए, मतलब सेल बाई और जो एफ के सारे ऑर्डर्स होते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए।
और इसी से आप एवरेज ऑर्डर पर यूज़र भी निकाल सकते हैं कि टोटल जो एक्टिव क्लाइंट्स थे और टोटल ऑर्डर्स को अगर डिवाइड करें तो निकल के आ जाएगा कि एक यूज़र ने कितने ऑर्डर्स लगाए, पर यूज़र कितने ऑर्डर लगे। तो ये मेट्रिक भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है जब मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो सकता होता है। जैसे देखिए अभी एक कंसोलिडेशन का फेस मार्केट में चल रहा है और अब लग रहा है होपफुली ये वॉर जो हर घंटे हर रोज चेंज होती रहती है कि कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है, बंद हुआ है, या ट्रम्प की क्या बात है, अगर ये वॉर धीरे धीरे कुछ कूल ऑफ होने लगी तो होपफुली मार्केट कंसोलिडेट करते हुए कुछ टाइम में यहाँ से चलना शुरू होगा। तो एक टर्न अराउंड फेज आज का भी हो सकता है। तो इसमें आपको ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं ये बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी इस क्वार्टर में कुछ पॉजिटिव साइंस दिखने लगे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है जो आपको ट्रैक करना है कि कितने ऑर्डर्स उस ब्रोकरेज फॉर्म पर लग रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ मैट्रिक्स है वो है ADTO, मतलब एवरेज डेली टर्नओवर। इसका मतलब है कि डेली कितना टर्नओवर है ऑर्डर्स का। तो पूरे क्वार्टर का जितना टर्नओवर होता है उसको नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से डिवाइड कर दे तो एवरेज डेली टर्नओवर आ जाता है कि जितने भी ऑर्डर्स लगे उनकी वैल्यू कितनी थी, मतलब कितने रुपीस के शेयर्स खरीदे और बेचे गए उस प्लेटफॉर्म पे, और टोटल क्वार्टर में कितने बेचे गए उसको अगर टोटल क्वार्टर के नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से डिवाइड कर दें तो एक दिन का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ADTO इसको बोलते हैं, एवरेज डेली टर्नओवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रोकरिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि सारा का सारा ब्रोकरिंग बिजनेस इसी पे डिपेंड करता है कि कितने वैल्यू की ट्रेडिंग हुई, उसी का कुछ परसेंटेज उसको ब्रोकरेज के फॉर्म में मिलता है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू की ट्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा ब्रोकरेज उसको मिलेगा। तो एवरेज डेली टर्नओवर ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कई बार क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं बट अगर एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ रहा है तो एटलीस्ट उतने ही क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। या कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं बट अगर एवरेज डेली टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ने की वजह के कारण बढ़ रहे हो भले ही, बट फिर भी उसका जो टोटल ऑर्डर है वो नहीं बढ़ रहा है। तो उसका मतलब कुछ ना कुछ मिसमैच है कहीं ना कहीं नंबर्स पे। तो ये सारे नंबर्स आपको क्वार्टरली ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। देखिए उसके बाद एक जो फिफ्थ पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रोकरेज बिजनेस के अलावा जो मैंने बोला था मार्जिन ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी देते हैं, तो मार्जिन ट्रेडिंग की जो इनकी बुक है, मार्जिन बुक मतलब कि कितना पैसा उन्होंने लोन दिया हुआ है ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो एक तरीके से इनके लिए एक लोन बुक है। जो कि नॉर्मल NBFC को समझे उसकी टोटल लोन बुक कितनी होती है, वही मार्जिन फंडिंग बुक जो एक ब्रोकर के लिए उसकी एक लोन बुक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो बुक होगी उतना ज़्यादा उसको उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और जब मार्केट अच्छे चल रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन ट्रेडिंग होती है। लोग ब्रोकर से पैसे ले लेके ट्रेडिंग करते हैं, अपने करंट शेयर्स को प्लेज करते हैं और उनको लगता है बहुत पैसे बनने वाले हैं। और जब मार्केट डाउन हो रहा होता है तो ये मार्जिन ट्रेडिंग बुक डाउन होती रहती है। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग बुक ग्रो कर रही है या फिर डी ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या कांस्टेंट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मार्जिन ट्रेडिंग बुक की वजह से जो इंटरेस्ट आता है वो भी एक ब्रोकर फर्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू, और एक बड़ा पोर्शन ऑफ जो उनका टोटल रेवेन्यू है वो इसमें से आता है। और देखिए एक ब्रोकर फर्म तो हमेशा चाहेगी जो लोग हैं वो गैम्बलिंग करते रहें, FNO कर रहे हैं और उधार पे पैसा ले लेके बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम है पैसे कमाना। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइप की ट्रेडिंग करें। जितना ज़्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा लोन पे ट्रेडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा एक ब्रोकरेज फर्म को होगा। तो ये पांचों टर्म आपको ट्रैक करने बहुत जरूरी हैं। पहला टर्म जो मैंने एक बार फिर से बोल दूं तो एक पहला टर्म है टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड एक्टिव क्लाइंट्स, इसको मैंने एक ही पॉइंट बना दिया है। दूसरा टर्म है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं उस क्वार्टर में, जो फिर इन दोनों को आप डिवाइड करके ये भी निकाल सकते हैं कि पर यूजर कितने ऑर्डर्स हैं। उसके बाद तीसरा टर्म है ADTO जो कि एवरेज डेली टर्नओवर। उसके बाद एक टर्म था क्लाइंट एक्विजिशन कि नए क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं उस ब्रोकरेज फर्म के साथ, क्योंकि एक्सपेंडिंग बिजनेस में आपको क्लाइंट एक्वायर करना बहुत जरूरी है और पूरा का पूरा ब्रोकरेज बिजनेस एक वॉल्यूम बिजनेस है। और फिर फिफ्थ टर्म था मार्जिन ट्रेडिंग बुक का क्या हो रहा है, कि जो उसके पास लोन पे लोगों को वो ट्रेडिंग करा रही है, क्या वो बुक एक्सपेंड हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इन 500 चीज़ों को आपको ट्रैक करना है। इसके अलावा जो नॉर्मल रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो तो आपको ट्रैक करना ही करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है तो इसमें जनरली EBITDA मार्जिन अच्छे रहते हैं। और जितने ये लोग नए क्लाइंट्स बनाएंगे, नए ऑर्डर्स लेंगे, मार्जिन और बेटर होता रहेगा, क्योंकि क्लाइंट को मेंटेन रखने का बहुत ज़्यादा नया खर्चा नहीं है।
ऐप को मेंटेन रखने का इनको कोई नए ज़्यादा ऑफिस नहीं खोल रहे हैं, सारा का सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, ऐप पे चल रहा है। कोई ऑफिस का खर्चा या नया कैपेक्स नहीं है बहुत ज़्यादा क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए। जितने ये नए क्लाइंट्स एक्वायर करेंगे, जितना एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स लेके आएंगे, वो सारा का सारा एक अच्छा इनके प्रॉफिट पे प्रॉफिटेबिलिटी देता है। बट इस सब के अलावा जो मैंने एक और पॉइंट बोला था कि ये जो ब्रोकरेज फर्म्स है सारी की सारी डाइवर्सिफाई करना चाह रही हैं आजकल। तो ये जो प्योर ब्रोकरेज फर्म्स को एनालाइज करने के लिए सारे टर्म्स तो थे ही, बट आपको ये भी देखना है कि क्या वो फर्म डाइवर्सिफाई कर रही है, कुछ नए टाइप के बिजनेस में जा रही है, वेल्थ मैनेजमेंट में जा रही है, क्या अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर रही है। रिसेंटली कई ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने म्यूचुअल फंड के लाइसेंस भी लिए हैं कि वो खुद के म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकें और क्रॉस सेलिंग कर सकें दूसरों के म्यूचुअल फंड्स, कुछ इंश्योरेंस की क्रॉस सेलिंग कर सके। तो क्या इस तरह की चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर रही है, ये भी आपको देखना है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे तो शुरू में खर्चे इन सब चीज़ों में ज़्यादा हो सकते हैं और मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये एक रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है और एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन सकता है जो मार्केट फ्लक्चुएशन से अलग हट के रहेगा। और देखिए अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है अगर आप ब्रोकरिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल है और उसकी साइकिल्स काफ़ी हद तक जो शेयर मार्केट कैसे चल रहा है उसी पर ही डिपेंड करती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ये ब्रोकरिंग कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही होती हैं, काफ़ी सारे लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं। और जब मार्केट डाउन होता है तो ये कंपनीज अच्छा नहीं करती हैं और ये काफ़ी सारे लोग अपने एफ अकाउंट बंद कर देते हैं, कोई लोग डीमैट अकाउंट भी बंद कर देते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो इस वक्त जो मार्केट का कंसोलिडेशन फेज पिछले 1-1.5 साल से चला है, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट इम्प्रूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा और एक अच्छा टाइम है, आप ब्रोकरेज कंपनीज को देख सकते हैं। एक नया बुल मार्केट हो सकता है कुछ महीनों में यहाँ से शुरू हो और कुछ ब्रोकरेज कंपनीज बहुत अच्छा कर सकती हैं। ऑलरेडी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में थोड़े ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, हो सकता है कुछ महीने और लगे हैं, ये वॉर का फॉग थोड़े टाइम और चलता रहे, बट कुछ टाइम में एक अच्छा मार्केट में बाउंस देखने को मिलेगा और फिर एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है। तो ये ब्रोकरेज कंपनीज को ट्रैक करना और कहाँ पे वो वापस रेवेन्यू बढ़ाती जाएंगी कब से, ये आपको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का वीडियो था ब्रोकरेज कंपनीज के बारे में। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी मुझसे पूछनी है। और देखिए ये जो पूरा चैनल है, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ बिजनेस मॉडल एनालिसिस के बारे में, इसका पर्पस यही है कि आप एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट बन सकें, खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकें और एक सिंपल आसान तरीके से समझ रखें कि कैसे किसी कंपनी को एनालाइज करना होता है, किसी सेक्टर को एनालाइज करना होता है। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें बुकिश नॉलेज या फिर कुछ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज देने की जरूरत नहीं की कोशिश नहीं करता हूँ। सिंपल टर्म्स में, क्लियर टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए इतनी ही नॉलेज बहुत है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। तो इतनी ही नॉलेज से आप टाइम लगा के इन्वेस्ट करके कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस या बहुत ज़्यादा कुछ डीप एनालिसिस की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुकिश नॉलेज में खोए रहें, कैलकुलेशंस करते रहें। इसी टाइप की नॉलेज से आप कंपनीज को कंपेयर करके अपनी इंट्यूशन पे इन्वेस्ट करें तो आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।